आज हम लोग सिविक्स का पहला अध्याय जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी चैप्टर 1, उसमें जितना भी क्वेश्चन आंसर है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसमें शॉर्ट टाइप का लॉन्ग टाइप का, शायद हम शॉर्ट टाइप का बहुत कम क्वेश्चन लिखाए हैं, लेकिन जितना भी हो सकता तो उतना सारा का सारा लिखा दिए। और बाकी जितना लॉन्ग है या फिर जितना वेरी लॉन्ग तो होता नहीं है, एक लॉन्ग होता है, वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन भी लिखा दिए हैं, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन भी लिखाए हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूरी है या एग्जाम में आता है वो सारा का सारा लिखा चुके हैं। तो एक एक करके समझा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो सत्ता की साझेदारी के बारे में यदि हम लोग समझे तो जो लिखा है उसके अनुसार कि जब सरकार की शक्ति को विभिन्न समुदाय या विभिन्न स्तर के सरकारों में बांटा जाता है, इसे सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, मतलब जब सरकार की जो शक्ति है उसको हम लोग विभिन्न समुदायों में या विभिन्न स्तर के जो सरकार है उसमें बांट देते हैं, तो उसी को कहा जाता है सत्ता की साझेदारी। दूसरे तरीके से यदि हम लोग इसको समझे सत्ता की साझेदारी का मतलब, तो समाज में रहने वाले जितने भी जाति धर्म और लोग हैं, ठीक है, उन सभी को जब समान रूप से अधिकार दिया जाता है तो उसको भी हम लोग सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि समाज में अलग अलग जाति और धर्म के जब लोग रहते हैं तो बहुत बार उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। ठीक है, तो भेदभाव ना करके यदि सभी को समान रूप से समान अधिकार दिया जाए और सभी को सम्मान दिया जाए तो इसको हम लोग सत्ता की साझेदारी कहेंगे। क्लियर। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं तो आगे का क्वेश्चन है हम लोगों का, जातीय बुनावट से आप क्या समझते हैं। देखिए, जातीय बुनावट का मतलब ही होता है कि जब किसी देश में विभिन्न प्रकार के धर्म जाति या समुदाय के लोग रहते हैं उसे जातीय बुनावट कहते हैं। सिंपल शब्द में यदि बात करें कि कोई एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जाति और धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, तो यही जातीय बुनावट कहलाएगी। ठीक है, आगे है हम लोगों का एक प्रश्न जो कि है एथनिक या जातीय शब्द से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानते हैं उसे एथनिक या जातीय कहा जाता है। मतलब समाज में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी धर्म के लोग जब खुद को अलग अलग समझने लगते हैं या खुद को अलग अलग धर्म के मानने लगते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं एथनिक या तो फिर जातीय। ठीक है, इसी शब्द से एक शब्द आया है एथनिसिटी, कि एथनिसिटी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, डिफाइन करोगे तो आप लोग इसी चीज़ को सेम लिखोगे। ठीक है, एथनिसिटी यही चीज़ है कि इसमें क्या होता है कि एक धर्म के लोग जो खुद को श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं और बाकी धर्मों को नीचा समझने लगते हैं। साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि वो खुद को अलग समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी के जैसा यदि आप यही डिफिनेशन यदि लिख दोगे तो भी आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग क्वेश्चन पर आए तो आगे का क्वेश्चन है हम लोगों का कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार हुई। ठीक है, बेल्जियम के बारे में यदि बात करें तो बेल्जियम के बारे में आप लोगों को हम डिटेल में बताए थे, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को यदि आंसर के हिसाब से बताए तो बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार हुई थी। तो यहाँ आंसर में लिखा है आप लोगों को, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारा हरियाणा राज्य से भी छोटा है। यदि हम लोग बात करें बेल्जियम के बारे में तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, और यदि इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसका क्षेत्रफल हमारे हरियाणा राज्य जो है उससे भी छोटा है। इसकी सीमाएं, मतलब कोई देश होता है, देश कहाँ तक फैला हुआ है तो उसका जो अंतिम बिंदु जो होता है उसको उस देश का सीमा कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो यदि हम लोग बेल्जियम का सीमा के बारे में बात करें तो यह फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग इन चारों देशों से जुड़ी हुई थी, मतलब सटती थी। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग तो कह रहा है कि इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस देश की यदि हम लोग जनसंख्या के बारे में बात करें तो इस देश की कुल जनसंख्या जो है लगभग 1 करोड़ है, और जो कि हमारा हरियाणा राज्य से लगभग आधी है। ठीक है, साथ ही साथ कह रहा है कि इस देश की कुल आबादी का 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच बोलते हैं। इस देश का यदि हम लोग बात करें ना तो कुल मिलाकर के जितने भी जनसंख्या है उसका 59% मतलब 59% ऐसे लोग हैं जो फ्लेमिश इलाके में रहते थे और डच भाषा बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा थी। ठीक है, और 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते थे और फ्रेंच बोलते थे, और कुल मिलाकर के 40% लोग ऐसे थे जो कि वेलोनिया क्षेत्र में रहते थे और वो लोग फ्रेंच बोलते थे। मतलब यहाँ समझने वाली बात यह है कि वेलोनिया क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे उसकी संख्या कम थी।
और शेष 1% लोग जर्मन भाषा बोलते थे और बाकी जो 1% बचता है वो जर्मनी भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। परंतु देश की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच और 20% लोग जो है डच भाषा बोलते थे। लेकिन इसके यदि हम लोग राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी का कुल जनसंख्या में, सिर्फ राजधानी का यहाँ बता रहा है, ठीक है, पूरा देश के बारे में नहीं बता रहा है, कि राजधानी में 80% लोग ऐसे थे जो फ्रेंच भाषा बोलते थे और 20% ऐसे लोग थे जो कि डच भाषा बोलते थे। ठीक है, आगे हम लोगों को बोला जा रहा है कि डच भाषी लोग, सॉरी यहाँ फ्रेंच भाषी है, फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक थे परंतु शिक्षित और आर्थिक रूप से समृद्ध थे। यदि फ्रेंच भाषी लोगों का बात करें तो पूरे देश में उसकी संख्या कम थी, परंतु यदि देखा जाए तो आर्थिक रूप से वो समृद्ध थे, मतलब एक तरीके से वो अमीर थे और शिक्षित थे। ठीक है, जिसके कारण वो सत्ता और सरकार के विभिन्न पदों में थे और इसी के कारण वो सत्ता में भी थे, मतलब सरकार के पद में थे, और विभिन्न पद में भी थे, मतलब सरकार में भी थे और सरकार के विभिन्न पदों में भी वह शामिल थे। इस स्थिति से डच भाषी लोग को नाराजगी थी और इसी बात से जो थी डच भाषी लोग, मतलब जो डच भाषा बोलते थे उन लोगों को इस चीज़ से नाराजगी थी, मतलब वो इस चीज़ से नाराज थे। 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा और 1950 से लेकर के 1960 के बीच के दशक का यदि बात करें तो उस टाइम उन दोनों के बीच आपसी तनाव बढ़ने लगा। तनाव बढ़ने का मतलब होता है कि हो सकता है कि आपस में मतभेद होता होगा या हो सकता है आपस में लड़ाई होती होगी या आपस में झगड़े होते होंगे। ठीक है, इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा और इसका यदि सबसे तीखा, यदि सबसे खराब प्रभाव के बारे में यदि हम लोग देखें तो ये ब्रुसेल्स में देखने को मिला। क्यों? क्योंकि ब्रुसेल्स में जो थी पढ़ने लिखने वालों की संख्या और आर्थिक रूप से समृद्ध लोगों की संख्या, जो फ्रेंच भाषी ही थे उन लोगों की संख्या ज़्यादा थी और इसी के कारण बाकी देशों में उनके साथ जितना भेदभाव हुआ उसका वो पूरा का पूरा सूद वसूल लेते थे। कहाँ से? वहाँ की राजधानी से ही। ठीक है, जिससे दोनों गुटों को नुकसान हुआ और जिससे क्या हुआ, दोनों गुटों को नुकसान हुआ, मतलब फ्रेंच भाषी लोगों को भी और डच भाषी लोगों को भी। और अंततः 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपनी संविधान में 4 संशोधन किए तथा सभी समुदायों को समान अधिकार दिया गया। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि अपने संविधान में 2 बार संशोधन किया। एक था 1970 के दशक में, 1970 को, और दूसरा था 1993 को। 2 बार संशोधन किया और 2 बार संशोधन करने के बाद उन दोनों में जितने भी मतभेद थे उन सभी मतभेद को खत्म कर दिया गया। जितने भी सरकारी पद थे उन सभी सरकारी पदों में दोनों को समान रूप से अधिकार दिया गया और सभी को सम्मान वगैरह भी दिया जाने लगा। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बेल्जियम जो है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी हुआ। सत्ता की साझेदारी मतलब सिंपल सी बात है कि एक समझदारी दिखाना, जिसमें क्या होता है कि देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं किसी भी प्रकार से उन सभी लोगों में आपसी मतभेद उत्पन्न ना हो, इसी को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। क्या ये बात समझ में आया सभी को? देखिए आगे क्वेश्चन पर बात करें तो आगे क्वेश्चन है गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं। गृह युद्ध जो है इससे आप क्या समझते हैं? गृह युद्ध नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि यह घर का युद्ध है, मतलब ऐसा नहीं कि घर के अंदर युद्ध होता है। इसका मतलब है जब किसी देश के अंदर विभिन्न जाति या समुदाय के बीच आपसी लड़ाई होती है या स्थिति बनी रहती है तो इसे हम लोग गृह युद्ध कहते हैं या इसे गृह युद्ध कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब किसी एक देश के अंदर ही आपसी लड़ाई होती है विभिन्न समुदाय या विभिन्न जातियों के बीच, या तो फिर युद्ध की स्थिति बनी रहती है, ठीक है, तो इसको हम लोग गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन पर, तो जो कि हम लोगों का श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार हुई। श्रीलंका में जो है सत्ता की साझेदारी किस प्रकार हुई उसके बारे में हम लोगों को बताना है। ठीक है, पहला तो है कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका के बारे में यदि बात करें तो ये एक द्वीपीय देश है जिसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, जिसमें से 74% सिंगली, 18% लोग तमिल और 7% लोग ईसाई और 1% अन्य भाषाओं का प्रयोग किया करते थे। यदि हम लोग बात करें वहाँ पर श्रीलंका के बारे में तो श्रीलंका की कुल आबादी जो है वो 2 करोड़ है। ठीक है, जिसमें से 74% ऐसे लोग हैं जो सिंगली भाषा का उपयोग किया करते थे, 18% ऐसे लोग थे जो तमिल भाषा का उपयोग किया करते थे, 7% ऐसे लोग थे जो ईसाई थे। ठीक है, अब ईसाई भाषा तो होता नहीं है, ईसाई धर्म को मानते थे, और 1% ऐसे थे जो अन्य भाषाओं का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि कुल 18% तमिल को 2 समूह में बांटा गया था, जिसमें से 13% सिंगली मूल के
सिंगली जो कि यहाँ पर होगा श्रीलंकाई मूल के, ठीक है, यहाँ पर श्रीलंकाई मूल आपका छूट गया है, और 5% भारतीय मूल के थे, ठीक है। यदि हम लोग बात करें तो 13% जो है वो श्रीलंकाई मूल के थे और 5% जो थे वो भारतीय मूल के थे, ठीक है। सिंगली भाषी लोग अपनी बहुसंख्यक का फायदा उठाकर सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया तथा विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता दी गई, जिसके कारण श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। देखिए, श्रीलंका में जो सिंगली भाषी लोग थे उनकी संख्या ज़्यादा थी और जिसके कारण उन्होंने सिंगली भाषा को ही सिर्फ एकमात्र राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, और साथ ही साथ जो सिंगली भाषा का इस्तेमाल किया करते थे उन लोगों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी गई। प्राथमिकता दी गई मतलब सबसे पहले उन लोगों को बुलाया जाने लगा, उन लोगों को नौकरी वगैरह दी जाने लगी। तो जिसके कारण जो है श्रीलंका में जो तमिल लोग थे और मतलब तमिल भाषा बोलने वाले और सिंगली भाषा बोलने वाले जो लोग थे उन लोगों में आपसी तनाव उत्पन्न हो गया और गृह युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो गई, ठीक है। और दोनों पक्षों में हजारों लोग मारे गए। अब जब गृह युद्ध हुआ तो मारपीट वगैरह हुआ, जिससे दोनों पक्ष के लोग क्या हुआ, मारे गए, और इन नुकसान को देखते हुए दोनों पक्षों में आपसी सहमति बनी और अन्य भाषाओं को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया, और इस प्रकार से यहाँ पर भी सत्ता का साझेदारी हुआ था, ठीक है। मतलब और भी भाषा जो थी उन भाषाओं को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति रुक गई और सभी लोग जो है खुशी खुशी रहने लगी, और इस प्रकार से वहाँ पर जो है सत्ता की साझेदारी हुई। लेकिन अभी भी माना जाता है, ठीक है, किताब में तो हम लोगों को दिया गया है कि वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति समाप्त हो गई, लेकिन अभी भी माना जाता है कि जो भारतीय मूल के जो तमिल लोग हैं उन लोगों को उतना ज़्यादा सुविधा नहीं दी जाती है, ठीक है। अब हो सकता है कि और भी कभी ऐसा युद्ध की स्थिति बने और युद्ध की स्थिति हो भी सकती है शायद, ठीक है, उसकी तो कल्पना करना अभी संभव है नहीं। आगे हम लोगों का क्वेश्चन है वो है बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी देश में किसी समुदाय की संख्या अधिक होती है तो वो कम संख्या वाले समुदाय पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं या उसकी इच्छाओं का अवहेलना करते हैं, इसे बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। मतलब किसी देश में क्या होता है, जब किसी समुदाय की संख्या अधिक होती है तो वो क्या करते हैं, अपने संख्या का अधिक लाभ उठा करके कम संख्या वाले जो लोग होते हैं या समुदाय जो होते हैं उसको हमेशा दबाव बनाने का प्रयास करते हैं या उन पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, और उनकी जो इच्छा है उनकी इच्छाओं का अवहेलना करते हैं। मतलब वो जो चीज़ चाहते हैं उसको बाकी बहुसंख्यक लोग जो है वो होने नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है बहुसंख्यकवाद, ठीक है। मतलब एक तरीके से अपने अधिक संख्या का फायदा उठा करके कम संख्या वाले लोगों पर दबाव बनाना, ठीक है। और एक प्रश्न है हम लोगों का अल्पसंख्यकवाद। अब बोलोगे सर जिसकी संख्या कम होती है क्या वो अधिक संख्या वाले पर दबाव बना सकता है? तो बिल्कुल। अभी हम लोगों ने श्रीलंका में देखा था कि जो शिक्षित थे और आर्थिक रूप से समृद्ध थे उन्होंने क्या प्रयास किया कि जो कमजोर थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे और अशिक्षित लोग थे, चाहे उसकी संख्या क्यों ना ज़्यादा हो, उस पर दबाव बनाने का प्रयास किया था, ठीक है। इसी को अल्पसंख्यकवाद कहा जाता है। बेल्जियम में, हाँ बेल्जियम में, ठीक है। अब यदि हम लोग बात करें इसका आंसर पर, तो जब किसी देश में किसी समुदाय की संख्या कम परंतु शिक्षित और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है तो वो अपना सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं या अन्य समुदाय पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, इसे अल्पसंख्यकवाद कहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि वो अपना शिक्षा का और आर्थिक स्थिति का लाभ उठा करके वो क्या करते हैं कि अपने सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं या तो फिर जो अधिक संख्या वाले जो लोग हैं उन पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, और इसी को कहा जाता है अल्पसंख्यकवाद, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।